जो तुम छोड़कर ये वीडियो जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप समझेंगे, आज आप देखेंगे अंतिम 30 दिनों में कैसे तय करें 50 से 80 प्लस का सफर। 50 से 60 आप में से अधिकांश लोग कर लेंगे, लेकिन 80 प्लस पीईटी परीक्षा 2022 में अंक लाना एक चुनौती भरा कार्य है, जिसे आप सभी लोग इस रामबाण रणनीति से हर हाल में कर लेंगे। जीत का रास्ता एक अच्छी प्लानिंग से निकलता है। पेट 2022 में 80 प्लस करने की रामबाण योजना मैं आपको बताने वाला हूं। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपके 80 प्लस नंबर पक्के। तो पछताने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें और अपने 80 प्लस स्कोरिंग को सुनिश्चित कर लें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं आपको पूरी रणनीति बताऊं, मेरा आपसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं क्विक रिवीजन क्लासेस डायरेक्ट शेयर करके, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हर एक चीज प्रोवाइड कराई जाएगी। हमारे चैनल से आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे और छोटे छोटे वीडियोज में आपका रिवीजन कराया जाएगा। इसलिए आप पूरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको एक एक जानकारी प्राप्त हो। जब 100 में करेंगे 80 तब ही नौकरी होगी पक्की। ये बात अपने जहन में बैठा लें, क्योंकि अगर आपको बड़ी भर्तियों में शामिल होना है, बड़े पद पर नौकरी हासिल करनी है, तो 100 में कम से कम 80 तो आपको करने ही होंगे, तभी आपको सभी परीक्षाएं देने को मिलेंगी। तो अंतिम 30 दिनों की रामबाण रणनीति मैं आपको अभी बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा किस तरह से आप अपने 80 प्लस स्कोर को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सबसे जरूरी है कि सफलता की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाए। कोई भी बाईपास नहीं लेना है आपको, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है आपको, एक प्रोसेस को फॉलो करना है। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, महेंद्र सिंह धोनी भी कहते हैं, और हर सफल आदमी सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करता है। रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा अगर आपने प्रोसेस को अच्छे तरीके से फॉलो किया है। तो सफल होने की प्रोसेस क्या है, 100 में से 80 नंबर लाने की प्रोसेस क्या है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बारीकी से सुनिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक सही योजना, एक सही रणनीति ही हमें सफल बना सकती है। पीटी 2022 की परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा, सबसे जरूरी होता है सिलेबस पर गौर करना। तो अगर आप डेली सिलेबस पर गौर करेंगे तो निश्चित रूप से सिलेबस आपके दिमाग में बैठेगा और आपको पता चलेगा अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या बचा है। तो इसलिए सिलेबस को अपने सामने दीवार पर चपका कर रखें, या जिस किताब को डेली पढ़ते हैं उस किताब के ऊपर या पहले पेज पर उसको पंच करके रख लें, ताकि उसे आप डेली देख सकें और समझ सकें आपने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके बचे हुए हैं। तो हर रोज एक बार आपको सिलेबस जरूर देखना है। अब कितने दिन किसे देना है, कौन से टॉपिक को, किस विषय को कितने दिन देना है, वो समझ लेते हैं। तो अभी आपके पास टोटल 30 दिन बचे हैं, मोटा मोटा समझ लिए 30 दिन आपके पास बचे हैं। और उसमें से आपको 30 सितंबर तक क्या करना है उसकी रणनीति मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगले 14-15 दिन आपको क्या करना है। इन 14-15 दिनों में आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं करना है। 30 सितंबर तक आपको एक भी मॉक टेस्ट नहीं करना है। संडे आप कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई आपको मॉक टेस्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है। क्या करना है? रिवीजन पर फोकस करना है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतने ही अच्छे आपके नंबर होंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास को एक लंबा इतिहास है, तो इसको आप 2 दिन में पूरा रिवीजन करेंगे। इसके अलावा जितना मैं आपको बता रहा हूं ये तो आपको 2 दिन में पढ़ना ही है। साथ में आपको डेली 1.5 घंटे कम से कम मैथ पढ़नी है और 1.5 घंटे कम से कम रीजनिंग पढ़नी है। इन दोनों चीजों को आपको इतना टाइम देना है। ये 3 घंटे छोड़कर आपको ये रिवीजन करना है। क्लियर? आपको 1.5 घंटे मैथ, 1.5 घंटे रीजनिंग डेली आपको पढ़नी है। इसके आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। प्राचीन भारत का इतिहास 2 दिन में पूरा रिवीजन आपको करना है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1 दिन में आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा इसमें ज्यादा सिलेबस नहीं है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है।
पूरा इतिहास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है वो आपको पढ़ना है। पीटी का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस और जो यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस और आपका जो यूपी पीसीएस का सिलेबस भले ही आपको सेम लगता हो, लेकिन प्रश्नों का स्तर जमीन आसमान का अंतर होता है उनमें। तो आपको सिलेबस देखकर नहीं पढ़ना है, आपको पेपर का प्रारूप देखकर पढ़ना है। पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह से आपको पढ़ना है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको 1 दिन में कंप्लीट करना है पूरा रिवीजन। फिर आधुनिक भारत का इतिहास आपको 2 दिन में पूरा रिवीजन करना है इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। गणित को भी आपको 2 दिन में पूरा रिवाइज करना है। एक चैप्टर से कम आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। एक चैप्टर से आपको कम से कम 30 क्वेश्चन करने हैं और गणित का सिलेबस बहुत कम है। इसके अलावा आपको डेली रिवीजन तो करना ही है गणित का। क्लियर है आपको? भूगोल का आपको 1 दिन में रिवीजन करना है। उसमें पूरा भूगोल आपको नहीं पढ़ना है, जितना मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उतना पढ़िएगा, उतने से आपका काम हो जाएगा। हिंदी आपको 2 दिन में रिवाइज करनी है। हिंदी में आप अच्छे से मुहावरे पढ़िएगा, विलोम शब्द पढ़िएगा, संधि पढ़िएगा। इन सब चीजों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और गद्यांश तो आप वहां पर कर ही लेंगे। तो हिंदी की ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर दे दूंगा, जो जो महत्वपूर्ण होगा उससे आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आते हैं अर्थशास्त्र और अंग्रेजी। इस पर भी आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अर्थशास्त्र के ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं या सामान्य जानकारी पूछी जाती है, जो आपको मैं एक वीडियो में दे दूंगा, उसे भी आप कंप्लीट कर लेंगे। और अंग्रेजी में आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। एक पैराग्राफ आता है वो आपको करना है। हो सकता है आप चाहें तो सिनोनिम और एंटोनिम्स देख सकते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि कितना पढ़ेंगे। इंग्लिश में तो एक सिलेबस उन्होंने कोई लिमिटेशन तो दी नहीं है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप कितना पढ़ेंगे इंग्लिश को। तो इसमें अब टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको मैं प्रैक्टिस सेट करने को बताऊं, उसमें जितना आए बस उतना ही आपको करना है। तो 1 दिन में अर्थशास्त्र और अंग्रेजी का आपको रिवीजन करना है। रीजनिंग का भी आप 1 दिन में पूरा रिवीजन कर लेंगे, ज्यादा चैप्टर है नहीं, तो रीजनिंग का भी आप 1 दिन में रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। एक चैप्टर से आप 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं भारतीय संविधान में। अब आपको जैसा आसान लगे, अगर आप 1 दिन में रिवीजन कर सकते हैं इसका तो 1 दिन में कर लें, 2 दिन में कर सकते हैं तो 2 दिन में कर लें। और डेली आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अभी से लेकर एग्जाम तक आपको डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक कंप्लीट करने हैं। इसमें कोई आपको कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है। तो ये नहीं कि पूरा 6-6 घंटे के वीडियो देख रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, उसमें आपका नुकसान होगा। क्योंकि उनको 6 घंटे वीडियो बनाना है, इसलिए वो ज्यादा कंटेंट आपको देंगे। वो आपको नहीं करना, ना आप उतनी देर पढ़ पाएंगे, ना आप उतनी देर समझ पाएंगे। कोई भी लगातार 6 घंटे नहीं पढ़ सकता। तो उनको तो व्यूज आ रहे हैं, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, पर आपको 6 घंटे के वीडियो के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और कोशिश करिएगा यूट्यूब पे जब भी पढ़ें, लाइव वीडियो में ना पढ़ें। लाइव वीडियो में क्या होगा, टीचर ज्यादातर समय कमेंट पढ़ता है और आपका समय बर्बाद करता है। जब भी पढ़ें ऑफलाइन वीडियो से पढ़ें, आपका समय भी बचेगा और आप कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ पाएंगे। इतना सदैव दिमाग में रखें कि टीचर लाइव वीडियो में क्या करता है कि वो कमेंट को पढ़ते रहते हैं, तो उन कमेंट्स को आप पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, अपना समय बचाना है, समय को यूटिलाइज करना है। जितनी चीज आप ऑफलाइन वीडियो में 20 से 25 मिनट में पढ़ सकते हैं, लाइव वीडियो में वही चीज आपको 1 से 1.5 घंटे में पढ़ाई जाती है। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि कोई भी लाइव वीडियो नहीं देखना है, आपको ऑफलाइन ही वीडियो देखने हैं। मैथ की प्रैक्टिस सेट करने हैं तो आप लाइव वीडियो देख सकते हैं, इसके अलावा और कोई आपको वीडियो नहीं देखना है लाइव। क्लियर है आपको? तो 2 दिन, 2 1 3 2 5 2 7 3 10 और 3 13 से 14 दिन में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है आपको? 13 से 14 दिन में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। 30 सितंबर तक आपको हर हाल में पूरा रिवीजन कर लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूं। करंट अफेयर्स को आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अभी मैं ये भी बता दूंगा करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि एक करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना, टॉपिक है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है इसमें। तो इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करके आपको डेली पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना है। क्लियर है आपको? 30 सितंबर तक एक बार आप पूरा रिवीजन करना है आपको हर सब्जेक्ट का, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे, तो वीडियो मत छोड़ के जाइएगा, वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक
दिन में 2 प्रैक्टिस सेट करने हैं आपको, ठीक है। एक आपको सुबह करना है, एक आपको शाम को करना है। क्लियर है आपको? एक सुबह और एक शाम को, बीच में आपको रिवीजन करना है। कब से? 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इतना आपको करना है। 2 प्रैक्टिस सेट आपको तभी करने हैं। कब से? 1 अक्टूबर से। अभी से लेकर 30 सितंबर तक आपको सिर्फ रिवीजन करना है। आपको पूरा सिलेबस एक बार आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इतना आपको पढ़ना है। 3 से 4 घंटे डेली आप एक टॉपिक का रिवीजन करेंगे और उसके अलावा आप अपना 2 घंटे मैथ पढ़नी है आपको, 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे करीब रीजनिंग को देनी है। एक जितना आपको सही लगे अपनी स्पीड के हिसाब से आप तय कर सकते हैं। 12 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर तक आपको कोई प्रैक्टिस सेट नहीं करना है। इतना आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करके रखना है, इसलिए आपको 12 अक्टूबर से 15-16 अक्टूबर तक कोई प्रैक्टिस सेट नहीं करना है, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई प्रैक्टिस सेट आपका एकदम कठिन आ गया और आपके नंबर कम हो गए तो आप चिंता में डूब जाएंगे। और कई बार क्या होता है, उन प्रश्नों को आना ही नहीं होता जो प्रैक्टिस सेट में दिए होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस सेट का लेवल हाई करना होता है। लेखपाल के पेपर में बहुत ही सरल क्वेश्चन आए थे, प्रैक्टिस सेट कहीं दूरों दूर तक उनसे मैच नहीं खाते थे, लेकिन सरल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ना होने की वजह से बहुत से लोग पीछे रह गए। तो आपको क्या करना है, 12 तारीख के बाद कोई प्रैक्टिस सेट नहीं करना है। जो मूलभूत चीजें हैं उनको आपको रिवीजन करना है। क्लियर है आपको? अब इतिहास की रणनीति क्या होने वाली है, आपको इतिहास कैसे पढ़ना है। इतिहास एक बृहद टॉपिक है, यहां से करीब 20 नंबर का आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 20 नंबर एक अच्छा पोर्शन होता है और इसको आपको तैयार करना बहुत ही जरूरी है। इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और फिर आपका बांटा गया आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। लेकिन हम उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ेंगे। सिलेबस को जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो सिलेबस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। कभी भी इकट्ठा पढ़ने की कोशिश ना करें, सदैव सिलेबस को छोटा करके पढ़ने की कोशिश करें। क्लियर है आपको? अब प्राचीन भारत के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। क्लियर है? इसमें आपको क्या पढ़ना है, खोज किसने की, स्थल कहां स्थित है, कौन सा स्थल कहां पर स्थित है, जैसे लोथल कहां पर है, कालीबंगा कहां पर है, क्लियर है, आलमगीरपुर कहां पर है, ये सब चीजें आपको तैयार करनी है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ऐसे आपसे सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी, घग्गर कौन सी नदी के किनारे, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा नदियों के प्राचीन नाम क्या थे वो भी आप एक बार पढ़ लेंगे। क्लियर है आपको? मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, ये सब मृतकों का टीला कहा जाता है। ऐसे प्रश्नों को आपको एक बार देख लेना है। क्लियर है आपको? प्राचीन भारत के इतिहास के मैंने जितने यूपी ने प्रश्न पूछे हैं उनका वीडियो आपको दिया है, अपलोड किया है चैनल पर। 2 घंटे में आप पूरा प्राचीन भारत के इतिहास का रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप आई पर ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब कौन सी नदी के किनारे स्थित है, स्थलों से क्या प्राप्त हुआ, ये चीजें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़नी है। वैदिक सभ्यता में आपको क्या पढ़ना है, वेदों और पुराणों की संक्षिप्त जानकारी आपको देखनी है, ठीक है। कौन से वेद हैं, कौन से वेद का उपनाम है, पुराण कितने थे, किस वेद में क्या व्याख्यान किया गया है, ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी है। अर्थव्यवस्था और देवताओं का वर्णन। क्लियर है? कौन से देवता की किस लिए पूजा की जाती है, कौन से देवता किसके बारे में कितनी जानकारी है, ये सब आपको इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को देख लेना है एक बार। क्लियर है आपको? वैदिक सभ्यता में ये हो गया। फिर आते हैं बौद्ध और जैन धर्म पर। तो महात्मा बुद्ध का जीवन आपको पूरा पढ़ना है, उपदेश पढ़ना है और स्थल पढ़ना है। उनसे जुड़े हुए जो स्थल हैं, सारनाथ, कुशीनगर, ठीक है, कपिल वस्तु, इन सब चीजों के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है। फिर आते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए, प्रथम तीर्थंकर से लेकर 24वें तीर्थंकर तक, ठीक है, महावीर स्वामी का जीवन और उनके उपदेश, ये चीजें आपको पूरी कंठस्थ कर लेनी है। गुप्त वंश और मौर्य वंश, ठीक है। एक चीज मैं जो आपको बताना भूल गया, बौद्ध धर्म की संगीतियां आयोजित हुई थी, उनको भी आपको एक बार देख लेना है। अब आते हैं गुप्त वंश और मौर्य वंश। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, महत्वपूर्ण राजाओं की वंशावली आपको पढ़ना है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, अशोक। तो इन सब राजाओं के बारे में आपको पूरी जानकारी पढ़ लेनी है, एक एक चीज कि किस राजा को कभी राज कहा जाता था, किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। किस राजा ने क्या किया, किस राजा ने कहाँ पे राजधानी बनाई, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। क्लियर आपको? फिर इन सभी राजाओं के उपनाम आपको पढ़ने हैं,
स्तंभ इन्होंने कहाँ कहाँ स्थापित करवाए उनके बारे में, अभिलेख और इनके द्वारा लड़े गए युद्धों की जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रसिद्ध रचनाएं, तो जो प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं और विद्वान जो उनके दरबार में रहते थे उनके, जैसे सुश्रुत थे, उन्होंने चरक संहिता लिखी है। ऐसे बहुत से लोग हैं, चाणक्य की रचना है और आपके कई लोग हैं, धन्वंतरी हैं, इन सब के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेनी है। फिर आते अन्य तथ्य के बारे में आपको क्या पढ़ना है। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसका अंतिम भाग जब आते हैं तो उसमें हम हर्षवर्धन को पढ़ते हैं, तोमर वंश को पढ़ते हैं, पाल वंश को पढ़ते हैं, चौहान वंश को पढ़ते हैं, विदेशी आक्रमण और युद्धों को पढ़ते हैं, विदेशी यात्री आए जो उनके नाम आपको याद रखने हैं, कौन से देश से आए हैं वो याद रखना है और उनके द्वारा की गई रचनाएं आपको याद रखनी है। ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है प्राचीन भारत के इतिहास में। अब आ जाते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सभी वंशों के संस्थापक का नाम पढ़ लेना है, गुलाम वंश के संस्थापक, तुगलक वंश, ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, लोधी वंश। सभी प्रमुख युद्ध आपको पढ़ने हैं, प्रमुख राजाओं की कर व्यवस्था और उनके निर्माण, तो कर किस तरह से लगते थे, कौन सा कर कैसे वसूला जाता था, जजिया कर और चौथ जो शिवाजी ने लगाया था, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। राजाओं का कालक्रम पढ़ना है, क्योंकि कई बार कालक्रम पूछ लिया जाता है कि कौन सा राजा कब हुआ, उसका कालक्रम सही अनुसार लगाइए। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और उनकी रचनाएं पढ़नी है, ठीक है, नामदेव, कबीरदास, चैतन्य महाप्रभु और ये सब जो थे जितने भी, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी ले लेनी है। क्लियर आपको। अब आधुनिक भारत के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, बहुत ही संक्षिप्त में आधुनिक भारत का इतिहास देखना है। विदेशियों का आगमन, विदेशियों द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री, ठीक है, सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 1398 में, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। नहीं, 1498 में आया था वास्को डी गामा, ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा आया था, 1398 में कबीरदास का जन्म हुआ था। क्लियर आपको। तो वास्को डी गामा के आपके बारे में ऐसी जानकारी लेनी है। फिर जो पुर्तगाली आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, किसने कहाँ पर पहली फैक्ट्री स्थापित की, तो ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है। उनके द्वारा लड़े गए युद्ध और संधियां, तो उन्होंने कौन कौन सी संधियां की, किसके साथ की गई, किसके किसके साथ युद्ध लड़े, ये सब जानकारी आपको पढ़ लेनी है। फिर ब्रिटिश गवर्नर को आपको पढ़ना है, उनके समय में कौन कौन से कानून पारित हुए, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, सती प्रथा किसने समाप्त की, विधवा पुनर्विवाह किसने प्रारंभ किया, बाल विवाह पर किसने रोक लगाई, ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है। क्लियर आपको। गवर्नर जनरल, वायसराय, और इन सब के समय पर जो प्रसिद्ध समाज सेवक हुए जैसे राजा राम मोहन राय, ठीक है, तो इन सब के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। क्लियर आपको। स्वतंत्रता आंदोलन भी आपको पढ़ने हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है। फिर कांग्रेस के अधिवेशन और अध्यक्ष पढ़ने हैं। गरम दल, नरम दल, प्रमुख समाचार पत्र, ये सब आपको पढ़ना है। गांधी के आंदोलन और समझौते, गांधी ने किस किस से समझौता किया, कौन कौन से सम्मेलन में भाग लिया, और गांधी के जितने भी आंदोलन थे उन सबको आपको पढ़ लेना है। क्लियर है आपको। फिर आते हैं भूगोल। तो भूगोल आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपके क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड आने हैं यहाँ से, तो इसमें ज्यादा आप समय बर्बाद नहीं करेंगे, पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं करना है आपको। सिर्फ इतना आपको पढ़ना है, भारत का विस्तार और जलवायु, खनिज पठार, पर्वत, झील और नदियां, विश्व के पठार, पर्वत, नदियां, झीलें और जल संधियां, घास के मैदान और हवाएं, वन्य जीव अभ्यारण्य, इतना ही आपको भूगोल में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। अगर यहां से प्रश्न आपके 2 से 3 फंस जाएंगे और उतने आपके लिए पर्याप्त होंगे। आपको 100 में से 100 नहीं करने हैं, आपको 100 में 80 प्लस करने हैं। बस इतना टारगेट बना के रखिए ताकि आपको जो एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। अपनी पढ़ाई के ऊपर अंतिम दिनों में वर्डन मत बढ़ाइए। क्लियर है आपको। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा चीजें, लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं बचा है और आप पढ़ने की स्थिति में नहीं है, आपके पास समय का अभाव है, तो सिर्फ उतना पढ़िए जितना मैं आपको बता रहा हूं। अब संविधान और राज्य व्यवस्था में आपको क्या पढ़ना है, ब्रिटिश भारत के सभी कानून और अधिनियम, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर 1833 का चार्टर एक्ट है, चाय चीनी का अधिकार, ये सब चीजें आपको पूरी तरीके से पढ़नी है। किस अधिनियम से ब्रिटिश बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, किस अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है। किस अधिनियम से कंपनी के हाथों से वो शासन भारत का छीन लिया गया और सारा शासन क्राउन के हाथों में चला गया, तो ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है। फिर आपको पढ़ना है नागरिकता के बारे में। क्लियर है आपको। फिर आते हैं करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है,
ऐसे तो बहुत कुछ हो जाएगा पढ़ने को, लेकिन आपको इसमें किताबें पढ़नी है, पुरस्कार पढ़ने हैं, खेल और युद्ध अभ्यास पढ़ने हैं, रैंकिंग पढ़नी है, योजनाएं पढ़नी है। ये सब चीजें तो आपको पढ़ लेना है। प्रमुख उद्घाटन पढ़ सकते हैं आप, प्रमुख जीआई टैग पढ़ सकते हैं, और आप क्या पढ़ सकते हैं, जो निर्माण हुए हैं, जैसे आपका काशी कॉरिडोर पूछ सकते हैं के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और आपका यूनिटी का स्टेचू है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और स्टेचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो प्रमुख उद्घाटन हुए हैं उनके बारे में भी, सम्मेलनों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके। मैं छोटे छोटे वीडियो आपको देता रहूंगा समय समय पर, जिससे आप अच्छे तरीके से 15 अक्टूबर तक पूरी तैयारी फिट कर सके और अपना एक अच्छे दावेदारी पेश कर सके 80 से प्लस स्कोर करने की। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे और इतना सब पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपके 80 प्लस नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। कोई भी कार्य करें एक प्लानिंग के साथ करें, एक टाइम टेबल के साथ करें, और सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप सुबह अपने पहले 3 घंटे फिक्स कर लेंगे कि सुबह पहले के 3 घंटे आप अपने हिसाब से करेंगे, किसी दूसरे का प्रभाव उन 3 घंटों में नहीं होना चाहिए। जिस दिन से आप ये कर लेंगे उस दिन से आप स्वतंत्र जीवन जिएंगे। अगर आपने आज तक अपने पहले 3 घंटे फिक्स नहीं कर पाए हैं कि आपको क्या करना है, आपको कितने बजे उठना है, आपको कितने बजे नहाना है, तो यकीन मानिए आप काफी पीछे हैं। अपनी स्वतंत्रता को किसी और के हाथों में आपने दे रखा है। तो सफल होने का रास्ता सुबह के पहले 3 घंटों से होकर निकलता है। तो सुबह के पहले 3 घंटे जरूर ठीक करिए। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्दी। तो गंभीरता के साथ पढ़ाई करिए, और अंतिम 30 दिन बहुत ही जरूरी है। रामबाण रणनीति के साथ पढ़ाई करिए, और एक बार सिलेबस जरूर अपनी दीवार पर चिपका लीजिए ताकि आपका फायदा हो सके। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपकी रणनीति में कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं अगली वीडियो में उन्हें शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा कि किस तरह से पढ़ाई को और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको रणनीति अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपका टारगेट कितने नंबर का है पीटी में उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।